हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे है ना कि परिवहन से रिलेटेड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा चैप्टर परिवहन चल रहा है और ये परिवहन जंतुओं में परिवहन चल रहा है ना। अगर आप पादप में परिवहन नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। और मेरा क्या चल रहा है अभी, जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे? तो ब्लड के द्वारा परिवहन होता है, दूसरा जो आपका हार्ट के द्वारा होता है, तीसरा जो आपका रक्त वाहिनी का है। यानी सबसे पहले क्या करता है बच्चों कि ब्लड होता है, फिर उसके बाद रक्त हार्ट पंप करता है उस ब्लड को, और फिर किसके द्वारा? तो नस के द्वारा ब्लड ऐसे चारों तरफ शरीर में फैलती है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम देख रहे हैं बच्चों, ब्लड। फिर सेकंड में देखेंगे हार्ट क्या होता है ना, हृदय किसे कहते हैं। फिर थर्ड में हम लोग देखेंगे रक्त वाहिनी यानी नसें के बारे में देखेंगे कि हमारे शरीर में नसें कैसे दौड़ती है, कैसे रहती है। तो अभी जनरली मेनली बच्चों हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो ब्लड को हिंदी में हम लोग रक्त बोलते हैं, अगर बायो की भाषा में इसको बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रुधिर बोलते हैं, है ना। ये ब्लड का आपका नाम हो गया। तो ब्लड का मेनली काम क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट करना, यानी क्या करना बच्चों? कोई भी ऐसे क्या वस्तु है जैसे खाद्य पदार्थ हैं या कोई भी आपका जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेन रूप से उनका ये क्या करता है बच्चों? परिवहन करता है। यानी मेन इनका क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम करना है। समझ में? ट्रांसपोर्ट ये करना है, इसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड। तो देखिए ब्लड को अगर और डिस्क्राइब करेंगे हम तो पता ये चलेगा कि ब्लड में आखिर क्या क्या भाग होते हैं, कौन से भाग होते हैं। यानी कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि ये मेरा शरीर है तो शरीर में अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं, है ना। हमारे शरीर बहुत से बहुत से पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं कि नहीं। तो वैसा ही ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है? तो ब्लड जनरली 2 चीज़ से मिलकर के बना है, यानी ब्लड का 2 भाग होता है। पहला भाग है जो बच्चों तरल भाग होता है, दूसरा भाग वो ठोस भाग होता है। आप सोच रहे हैं कि सर जी ये ठोस भाग क्या होता है? ठोस भाग तो नहीं, हाँ तो बच्चों ब्लड में ठोस भाग होता है। अब देखिए कैसे होता है ठोस भाग। तो पहले हम जान लेते हैं ये तरल भाग क्या होता है। तो देखो तरल भाग का मतलब अभी ये जान लो कि कैसे ये तरल और ठोस क्या होता है। जनरली अब देखो आप क्या करते हो, घर में चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, तो उस चाय कॉफ़ी को बनाने के लिए आप क्या करते हो? उसमें ठोस चीज़ डालते हो। तो क्या डालते हैं? ठोस। तो चीनी डालते हैं, चपत्ती डालते हैं, फिर तरल पदार्थ सब डालते हो। कैसे? जैसे कि वाटर डालते हैं, दूध डालते हैं। तो जब वो मिक्स होता है ना, तो वो मिक्स हुआ, इसका मतलब जस्ट लाइक वो ब्लड बना। तो ब्लड में वो 2 चीज़ मिक्स हुआ ना, तो उसी प्रकार से ब्लड क्या है? मिश्रण एक तरह से किसका? तरल भाग और ठोस का। तो अब ये जानिए जो तरल भाग होता है ना बच्चों, वो ब्लड का 50% आपका होता है तरल भाग, जिसमें प्लाज्मा रहता है। यानी ब्लड का 50% भाग ये तरल भाग रहता है ना, लिक्विड वाला भाग रहता है, जिसमें मतलब ऐसे जनरली आप देखिएगा तो 55 से 60%। कितना बच्चों? 55 से 60% आपका ये इसमें रहता है बच्चों प्लाज्मा, ठीक है। यानी तरल भाग में प्लाज्मा रहता है 55 से 60% तक। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, ये जो प्लाज्मा होती है बच्चों, तो ये प्लाज्मा में भी कुछ ना कुछ मिश्रण रहता है। इसमें भी फ्रेंड्स क्या होता है? तो वाटर इसमें मिश्रित होता है। इसमें 90% आपका वाटर होता है, बाकी 10 जो % होते हैं आपका प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, फिर आपका ग्लूकोज वगैरह, यानी ये सब चीज़ आपका 10% में इंक्लूड होता है। अंडरस्टैंड? तो ये होता है प्लाज्मा में। अब जस्ट इसके प्लाज्मा के नीचे आते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज इत्यादि 10% में रहता है। तो उसमें ही ये 2 प्रोटीन ऐसे होते हैं जैसे जिनका नाम फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं ले, और आपको हर एक टाइम बच्चों हर एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो क्या बच्चों, प्लाज्मा में ये 2 प्रोटीन होते हैं। जो पहला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन है, ऐसा करके प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रो होता है यहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये 2 प्रोटीन होते हैं, और ये जो प्रोटीन बच्चों मिले हुए रहते हैं तो प्लाज्मा को क्या गाढ़ा बना करके ऐसे रखते हैं, गाढ़ा। और प्लाज्मा का जनरली कलर येलो टाइप का होता है। लेकिन जैसे ही प्लाज्मा में से ये फाइब्रिनोजेन निकल जाते हैं बच्चों, तो निकलने के बाद क्या होता है कि प्लाज्मा हल्का पतला हो जाता है। क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये गाढ़ा टाइप का नहीं रहता, पतला हो जाता है। तो जैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग सेरम बोलते हैं। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन यानी दोनों में से कोई प्रोटीन निकल जाता है तो उसे हम सेरम बोलते हैं। और जब लैब में आप बीमार पड़ते हैं बच्चों, तो कैसे होता है? बीमार पड़ते हैं तो आपको ब्लड जांच होता है नहीं? तो ब्लड जांच में क्या होता है कि आपके अंदर से ब्लड निकाला जाता है, तो वो ब्लड का सेरम से ही जांच किया जाता है बच्चों कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। यानी ब्लड में से क्या हम लोग ऐसे प्लाज्मा निकालते हैं, और प्लाज्मा में से ऐसे हम सेरम को क्या करते हैं? निकालते हैं। इसी सेरम के द्वारा हम लोग बीमारियों का हमारे अंदर जांच होता है। और जैसे ही ये सेरम फाइब्रिनोजेन निकल जाता है, ये और येलो हो जाता है सेरम। समझ में आया? ये होता है हमारे अंदर।
ऐसे जनरली रूप से आप समझिएगा तो एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं कि यह प्लाज्मा को क्या करता है, यानी ब्लड को, तरल भाग को ये फाइब्रिनोज देने जो थक्का बनाने में मदद करता है, यानी ब्लड को जमाने में मदद करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों ब्लड का तरल भाग। अब आते हैं ब्लड का ठोस भाग। तो ठोस भाग के अंदर आप घुसिएगा ना बच्चों, तो आप तो ये देख लीजिए, पहले ठोस भाग कितना होता है, 45% होता है। इसी 45% में आपका ये सब चीज़ होता है। तो ये 45% तरल भाग में कौन कौन है बच्चों, तो ये आपका ये आता है आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, फिर रक्त पट्टिका अणु आता है। तो मेनली इसका अगर हम नाम जानेंगे आरबीसी, ये 3 भाग आते हैं, किस में होते हैं, तो ठोस भाग में होते हैं। तो आरबीसी का मतलब हो गया लाल रक्त कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी आता है, फिर उसके बाद रक्त पट्टिका अणु आता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि इसको और अन्य नाम से जानते हैं, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देंगे कि बताइए आरबीसी का अन्य नाम क्या है, या किस ऐसे बोलेंगे किस हम लोग रुधिर काणु, इसको हम लोग ऐसे भाषा में बोले तो साइंस की भाषा में इसको रुधिर काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे रुधिर काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रुधिर काणु। तो बोलेंगे कि ब्लड के रुधिर काणु में आरबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, एरिथ्रो, हम शॉर्ट में लिख दिए एरिथ्रोसाइट, सब में साइट लगा दीजिएगा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, समझ में आया। तो एरिथ्रोसाइट के नाम से हम आरबीसी को जानते हैं। फिर अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर अगर रक्त पट्टिका अणु की बात किया जाए तो इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, अन्य नाम से। या ये भी पूछ सकते हैं आपको कि आरबीसी में बताइए ये रक्त रुधिर काणु में एरिथ्रोसाइट किससे कहते हैं, यानी किसको जाना जाता है एरिथ्रोसाइट से, तो किसको, आरबीसी को, समझे। तो जनरली हम आरबीसी को देखते हैं, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी को देखेंगे, फिर रक्त पट्टिका अणु को देखेंगे। तो देखिए आरबीसी को पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, इसे लाल रक्त कोशिकाएं इसे कहते हैं, समझ में। और इसी लाल रक्त कोशिकाओं में ये जनरली लाल कलर का होता है, कितना रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर क्यों होता है बच्चों, तो क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये इसका रंग लाल होता है, समझ में। अब ये है बच्चों, ये जो आरबीसी है आपका, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब सोचेंगे सर न्यूक्लियस क्या होता है, मतलब केंद्रक नहीं होता है। तो हम आपको बताते हैं, हमारा पूरा शरीर बच्चों सेल से बना, कोशिका से बना, और हर एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आप जानते हैं कि नहीं। और हमारा शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है बच्चों, सेल से, यानी कोशिका है। तो ब्लड में भी सेल होगा ना, तो ब्लड में सेल होगा तो उसमें भी क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, उसमें भी न्यूक्लियस होना चाहिए। बट ब्लड के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि सर सिर्फ आरबीसी में, जी हाँ, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी डब्ल्यूबीसी में रक्त पट्टिका अणु में होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके साथ साथ लाइसोसोम भी नहीं होता। तो आप सोच रहे हैं सर लाइसोसोम क्या होता है, तो बच्चों देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लो। ये क्या बच्चों, हमारा सेल है, क्या है, ये हमारा सेल्स है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक जिसको बोलते हैं। और इसी केंद्रक के साइड में आसपास में बच्चों क्या होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर राइबोसोम होते हैं, फिर आपका गोल्जी काय होता है, फिर सेंट्रोसोम होता है, समझ में। फिर उसके बाद लाइसोसोम होता है, जिसको हम एल से लिखते हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है बच्चों, ये जितने भी अगल बगल के जो ये आपको दिख रहे हैं, ये जो अगल बगल के आपको ये क्या दिख रहे हैं, कोशिकांग दिख रहे हैं, यानी कोशिका के छोटे छोटे अंग दिख रहे हैं, ये लाइसोसोम पचाने का काम करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये क्या है बच्चों, सेंट्रोसोम अच्छा से काम नहीं कर रहा है, यानी गोल्जी का अच्छा से काम नहीं कर रहा है, राइबोसोम अच्छा से काम नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से काम नहीं करता, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, वो अपने अंदर से एक जल छिड़कता है, जल छिड़क करके क्या करता है, इसको खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। जब वो काम करेगा ही नहीं तो रह कर क्या करेगा, इसलिए इसको मार देता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, किसको, लाइसोसोम को। हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाइसोसोम क्या करता है, सेल्स के अंदर क्या करता है, कण को मारने का काम करता है, हटाने का काम करता है, पचाने का काम करता है। तो आप जान लो आरबीसी में आपका क्या होता है कि लाइसोसोम नहीं होता है। तो जब लाइसोसोम नहीं होगा तो ब्लड तो मरेगा। जब ब्लड मरता है तो क्या करता है, तो ब्लड बच्चों मरता है तो उसको हटाने के लिए, ले जाने के लिए कोई होना चाहिए ना। उसमें तो लाइसोसोम है नहीं कि उसको लेके जाएगा। हमारे शरीर में कहूँ सेल्स मर गया तो उसको क्या करता है, गला देता है, पचा देता है। तो कौन पचाता है, लाइसोसोम। लेकिन ब्लड में ये चीज़ नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड में ये चीज़ नहीं है। तो ये आरबीसी क्या करता है, ये मतलब एक तरह से बोले तो ये गॉड गिफ्ट या जो भी आप बोल सकते हो, आरबीसी के अंदर एक गॉड गिफ्टेड है ना। और ये मतलब इसको एक नेचुरल इसके अंदर देन है कि आरबीसी क्या होता है बच्चों, जब उसका 120 दिन का जीवन काल होता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 120 दिन का जीवन काल में जब वो मरने वाला रहता है ना, तो प्लीहा में चला जाता है और प्लीहा में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को कब्र बैंक भी, कब्र भी स्थान भी कहा जाता है, समझे।
तो देखो पहला चीज है कि आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक नहीं होता, दूसरा लाइसोसोम नहीं होता, जिसके कारण इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है, ठीक है। और दूसरा है कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होते हैं नामक वर्णक होते हैं बच्चों, जिसके कारण रक्त लाल होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि फेफड़ा से ऑक्सीजन ऐसे ले लेते हैं, ले जाकर के पूरा शरीर में ऐसे सेल्स में जाके देते हैं, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बटोर करके लाते हैं, फेफड़ा को ऐसे देते हैं ताकि लंग्स बाहर निकाल देता है, ठीक। अब देखिए कि ये हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है बच्चों, ये ब्लड लाल होता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि रुधिर कणों में किसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो किसमें, आरबीसी में पाया जाता है, अंडरस्टैंड। अब देखिए इसका जीवन काल बच्चों 120 दिन का होता है, कितना होता है, तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। अब ये अगर आपसे पूछेगी कि बताइए कि आरबीसी की संख्या मुझे बता दीजिए, तो आरबीसी की संख्या लगभग 10 लाख यानी बोले तो बच्चों 1 मिलियन के आसपास में इसकी संख्या होती है, ठीक है। और हम जैसा कि आपको बताएं कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन, स्प्लीन मतलब प्लीहा जिसको बोलते हैं, ये प्लीहा में जाकर के डेड हो जाता है, कौन, आरबीसी, अंडरस्टैंड। कितना बात हम बता दिए। आरबीसी क्या है बच्चों, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ये लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, समझे। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में ये जाकर के मर जाता है ना, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रस्थान भी कहा जाता है या कब्र बोला जाता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख संख्या होती है यानी 1 मिलियन के आसपास में। और हम क्या बताएं बच्चों कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। सेम डब्ल्यूबीसी देखते हैं। तो बच्चों डब्ल्यूबीसी क्या होती है कि इनका जो निर्माण होता है ना बच्चों, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या रक्त पट्टिकाणु, इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो क्या है सर जी, तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ होता है सर जी, तो अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर में होता है बच्चों। कभी आप चिकन खाए होंगे तो चिकन के हड्डी, चिकन का जो मतलब टांग वगैरह रहता है या कोई भी हड्डी को ऐसा फाड़िए, तो फाड़िएगा तो उसके अंदर रेड 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 ऐसे करके आपको मतलब क्या दिखेगा, ऐसे उसमें कुछ द्रव ऐसे भरा हुआ रहता है, ठीक ना, मतलब गाढ़ा पूरा द्रव्य रहेगा, वही आपका अस्थि मज्जा, तो उसी में जाकर के ब्लड का निर्माण होता है, समझे। तो ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है यानी अस्थि मज्जा में होता है। अब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जाने तो बच्चों ये 4 दिन तक ही जीवित रहता है, 4 दिन के बाद ये मर जाता है, ठीक। अब डब्ल्यूबीसी का मेन काम है कि आपके अंदर कोई बीमारी अटैक करे, जैसे कि कोरोना वायरस या और कोई बीमारी अटैक कर रही है, तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा कोशिश करती है कि उस बीमारी को हम अंदर ना आने दे, यानी बीमारी उसको रक्षा करती है, एकदम फटाफट करती है कि भाई लोग तुमको अंदर नहीं आना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यानी एक तरह से संक्रमक क्या है, रक्षा करती है, समझे। अब इसकी संख्या की बात किया जाए तो ये लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास में इसकी संख्या, यानी इसकी संख्या बहुत कम होती है। अगर इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है। जब भी आप देखिएगा, जैसे कि देख लीजिए तेलचट्टा है ना, उसका जब उसमें खून नहीं होता है, मतलब खून होता है लेकिन उसका कलर जो होता है ब्लड का वो सफ़ेद होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो सेम ये भी है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता जिसके कारण ये सफ़ेद होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, समझे, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आ जाए इसमें रक्त पट्टिकाणु क्या आता है, तो रक्त पट्टिकाणु को हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड को थक्का जमाना, क्या करना, ब्लड को ऐसे थक्का जमाना, ताकि आपका शरीर से ब्लड निकल रहा है, अगर वो कंटिन्यू निकलता रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा शरीर से ब्लड निकल जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो क्या करता है, आपको ये थक्का जमाने में काम करता है, कौन, प्लेटलेट्स। अगर आपके अंदर प्लेटलेट्स के जैसे देखते हैं ना, ब्लड के जांच होता है तो आपको बताता है कि हीमोग्लोबिन इतना % है, प्लेटलेट्स इतना % है, सीरम इतना है, मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको बताती हैं। अब बच्चों ये क्या है कि इसमें 2 से 3 लाख इसमें इसकी संख्या होती है बच्चों, किसकी, तो ये रक्त पट्टिकाणु है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या 2 से 3 लाख के आसपास में होती है, किसकी, तो रक्त पट्टिकाणु की। और एक चीज़ हम बताते हैं, कभी कभी आपसे सवाल पूछा कि बताइए मनुष्य में खून की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आपको पूछा जाएगा ऐसे। तो देखिए खून की कमी से होती है एनीमिया रोग होती है। तो देखिए जनरली हम आपको बता देते हैं कि स्त्री में जो ब्लड होते हैं उनमें आयरन की बहुत कम मात्रा होती है, पुरुष में जो ब्लड होते हैं उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए पुरुष का शरीर जो होता है बच्चों हठीला कठीला इस तरह से स्ट्रॉन्ग थोड़ा होता है। अगर हम स्त्री को और पुरुष को दोनों को खड़ा कर देते हैं, अगर दोनों को हम क्या करते हैं मतलब चोट पहुंचाते हैं, तो ज़्यादातर महिलाओं को चोट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा कम होती है, इसके कारण बच्चों।
तो आई थिंक ये आपका था ब्लड। तो मैंने कम समय में कोशिश किया आपको ब्लड समझाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। लाइक, सब्सक्राइब, ये कमेंट वगैरह जो अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि वो इस चीज़ को देखें और सीखें। तो आज के लिए इतना ही। टेक देन टेक केयर, बाय बाय।